हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं जिनका दिसंबर में एग्जाम्स है, उनके लिए सर पास्ट एग्जाम पेपर्स के सॉल्व की सीरीज में लेके आया था। इससे पहले अपन बेसिक कंसेप्ट्स के चैप्टर किए थे, अब अपन रेसिडेंशियल स्टेटस करेंगे सर। एक एक चैप्टर वाइज अपन कंप्लीट करेंगे। आपको सिर्फ मेरे साथ बैठना है, सॉल्व करना है, ताकि देखना है कि पास्ट एग्जाम के पेपर्स के क्वेश्चंस कैसे आए, प्लस इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना है ताकि हर कोई स्टूडेंट एक बार पास्ट एग्जाम के पेपर्स के क्वेश्चंस देख के जाएगा, ताकि उसको बहुत एग्जाम में कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सर। ध्यान देना सर, मजा आएगा सर। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, following additional condition are to be satisfied by a person to be a resident and an ordinary resident in India। ये बोल रहे सर, अगर किसी पर्सन को रेसिडेंट रहना है प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो रेसिडेंट के लिए तो बेसिक कंडीशन है, और ऑर्डिनरी के लिए नहीं सर, नॉट ऑर्डिनरी के लिए दो कंडीशन याद है आपको कि सर 10 में से 9 साल वो नॉन रेसिडेंट रहे, या फिर प्रीवियस ईयर के पहले 7 में से सर 729 डेज और कम इंडिया में रहे। तो सर अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन टूट गई तो क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता था? यस सर। अब देखो क्या दिया हुआ है, ही इज रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट एनी ऑफ द 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्या ये सही बोल रहा है? यस सर, ये सही बोल रहा है, क्योंकि हमने ये सीखा था सर 10 में से 9 साल क्या रहना जरूरी है उसका, नॉन रेसिडेंट। और सर ये तो 10 में से 2 साल क्या है, रेसिडेंट है, तो 9 साल कैसे हो पाएगा नॉन रेसिडेंट? तो पहली कंडीशन हो गई क्लियर। क्या ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए परफेक्ट है? यस सर। आगे देखो, He has been in India for 730 days। मैंने आपको बताया था सर 7 ईयर्स में से 729 डेज और लेस इंडिया में रहना चाहिए, ये तो 730 डेज रहा। वेरी गुड। क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है? यस सर। तो इसका आंसर क्या बोथ ए एंड बी होगा? यस। आगे बढ़ते देखो, अब अर्न्स द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 2 लाख रुपीज, 1/4 ऑफ बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। सर 1/4 रिसीव किया, पहले तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है, तभी पता चलेगा सर कि इसकी पूरी 2 लाख की टैक्सेबिलिटी आएगी कि 1/4 करेंगे 50,000 उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। आगे देखते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ बिल्डिंग इन इंडिया। सर अगर इंडिया में बिल्डिंग सेल करे हो तो कोई नहीं बचने वाला सर, क्योंकि इनकम जो एक्रू और अराइज कहाँ हुई है, इंडिया में हुई है। तो चाहे रेसिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, क्या तीनों गए? यस सर, ये इनकम में तो तीनों गए। रिसीव्ड इन हॉलैंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, इंडिया में एक्रू हो गई ना, बस गया। इनकम लायबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 इफ अबे इज द रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तो है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उस केस में सर ये 2 लाख तो टैक्सेबल हो गई। पर ये जो इंटरेस्ट की इनकम है सर, ये इंटरेस्ट की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ये इंटरेस्ट की इनकम उतनी ही टैक्सेबल होगी जितनी इंडिया में रिसीव हुई है। याद है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में जो इनकम इंडिया में एक्रू हुई है, रिसीव हुई है, या डीम टू एक्रू या अराइज इन इंडिया हो, तो वो टैक्सेबल होती है। ध्यान से सुनो, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं सर। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में सर इंडिया से आउटसाइड बिजनेस है, पैसा भी रिसीव आउटसाइड हो रहा है, पर कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से, तो नॉट ऑर्डिनरी के केस में टैक्सेबल होता था। बाकी कोई भी अदर इनकम हो रही हो सर जो आउटसाइड इंडिया हो, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो, फ्रॉम एनी अदर सोर्स अदर देन बिजनेस, तो क्या वो नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल होता था? नहीं सर, नहीं टैक्सेबल होता था। तो ये 2 लाख जो है, क्या ये एनी अदर सोर्स से? यस सर। पर इसमें 1/4 क्या इंडिया में रिसीव हुई है? यस सर। तो टोटल टैक्सेबिलिटी कितनी आ जाएगी सर? 2,50,000, क्योंकि 2 लाख इसका और ये 2 लाख का 1/4 करोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे, तो ये हो जाएगा 50,000। तो टोटल कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 2,50,000। समझ आया? बैठा दिमाग में? आगे देखो सर, अगला, इफ कर्ता इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया बट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द एचयूएफ इज सिचुएटेड पार्टली आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। सर देखो, पार्टली आउटसाइड है और पार्टली इन इंडिया है, और कर्ता का स्टेटस क्या है सर? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो उस केस में एचयूएफ को क्या बोलेंगे? एचयूएफ का केस याद दिलाता हूं सर। एचयूएफ के केस में अपन ये बोले थे सर, अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया हो तो नॉन रेसिडेंट होगा, अगर पार्टली इन इंडिया हुआ तो क्या उसे रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाएगा? यस सर। और क्या कर्ता के बेसिस में ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी देखते हैं? यस सर। अब कर्ता रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी है, तो क्या एचयूएफ का स्टेटस भी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा? यस सर। ठीक है, सिंपल। मैं आपको एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज भी करा रहा हूं कंसेप्ट। आगे देखो सर, परेश, a software engineer at ABC Limited, left India on 10th August 2021 for the treatment of his wife.
फॉर इनकम टैक्स पर्पज हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, सर 10 अगस्त को इंडिया छोड़ के चले गया। तो सर ध्यान दो, 1 अप्रैल 2021 से लेके 9 अगस्त 2021 तक क्या ये इंडिया में काउंट होगा? यस सर। तो कितने दिन हुए देखो, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, ठीक है, अगस्त में 9 दिन। तो ये टोटल आ रहे हैं सर 131 डेज। इतने कम दिन तो ये बंदा इंडिया में रहा है, तो क्या ये नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा? यस सर, ये नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा। समझ आया? बहुत सिंपल। अगला देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडियन कंपनी इज रेसिडेंट फॉर द ईयर। सर इंडियन कंपनी की बात की है, तो सर अगर कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस देखते थे तो हम सिंपल 2 बातें देखते थे, या तो वो इंडियन कंपनी हो जाए, या तो उसका पोएम कहाँ होना चाहिए? इंडिया में, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो देखो क्या बोला है, इफ द एंटायर कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट इज होली इन इंडिया, ऐसा कोई पॉइंट पड़ा ही नहीं है सर। इफ द पार्ट ऑफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इन इंडिया, ऐसा कोई पॉइंट नहीं पड़े सर। रिगार्डलेस ऑफ द प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, हाँ सर, प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो देखा ही नहीं जाता, या तो वो इंडियन कंपनी होना चाहिए, या तो उसका पोएम इंडिया में होना चाहिए, तो ये पॉइंट ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इफ इट इज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सर ऐसी कोई कंडीशन पड़ी ही नहीं है। तो सर यही तो बात है सर, कि हमें उसके प्लेस ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। HUF of Ashwin consisting of himself and his wife and 2 sons is assessed or to income tax. The residential status of HUF would be non-resident when, आपसे पूछ रहा है HUF का स्टेटस नॉन रेसिडेंट कब हो जाएगा? जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया होगा। सर देखो, होली इन इंडिया तो हो ही नहीं सकता सर, ये ऑप्शन बाहर हो गया। क्या होली आउटसाइड इंडिया होगा तो क्या HUF नॉन रेसिडेंट हो जाएगा? यस सर, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट व्हेन एट्रीब्यूटेड फ्रॉम ऑपरेशन इन इंडिया रिलेटिंग टू द फॉलोइंग इज टैक्सेबल इन इंडिया। आपसे पूछ रहा है सर, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट व्हेन एट्रीब्यूटेड फ्रॉम ऑपरेशन इन इंडिया रिलेटिंग टू द फॉलोइंग इज टैक्सेबल इन इंडिया, कौन से केसेस में टैक्सेबल इन इंडिया होगा सर? तो देखो सर, क्या इंडिया में अगर प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस करके तो क्या टैक्सेबल है? यस सर, टैक्सेबल है। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अगर इंडिया से कनेक्शन है तो टैक्सेबल है सर। रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और इंटरेस्ट, ये तीनों चीजें नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती है, पर ये नॉन रेसिडेंट के हाथ में तब टैक्सेबल होती है जब इनका कनेक्शन कहां से हो? इंडिया से हो। तो क्या यहाँ पर इंडिया से कनेक्शन है? यस सर, लिखा तो है सर ऑपरेशन इन इंडिया। आगे देखो सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, सर ये तो हाउस प्रॉपर्टी कहां पर है? इंडिया में। तो सर क्या चारों पॉइंट के बेसिस में टैक्सेबल है? यस सर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। सर मैं आपको एमसीक्यू इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप भी समझो सर, आप ही के लिए हेल्प होगी। ये देखा हुआ रहेगा ना तो एग्जाम में अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा सर। आगे देखो, अरुण अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन सेलिब्रेटेड हिज 80th बर्थडे ऑन 10th October 2021। 80th बर्थडे सर। इफ हिज टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर इज 6 लाख, कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। आपसे टैक्स लायबिलिटी निकालने बोल रहा है सर, आराम से निकालेंगे सर। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? देखो 6 लाख इसकी इनकम है, ठीक है, 6 लाख माइनस, सर देखो 80th बर्थडे ये कब सेलिब्रेट किया? ऑन 10th October 2021 में। तो बात ये आ रही है सर, जब हम 21-22 का वो लगाएंगे, स्लैब लगाएंगे, 21-22 की इनकम के लिए स्लैब लगाएंगे, तो सर कौन सा वाला लगाएंगे? यही तो मेन है भाई, आप समझो, यही तो आपके लिए मेन है कि आपको कौन सा वाला स्लैब लगाना है। अब बात यह है कि स्टूडेंट पूरे स्टूडेंट मैं बता रहा हूं सर, 99% स्टूडेंट क्या करेंगे पता है? मैं आपको बता रहा हूं सर, एज 80 ईयर देख के ना सीधा 5 लाख वाला स्लैब लगाएंगे। बट आप एक बात तो नोटिस कर ही नहीं रहे हो सर, क्या ये बंदा नॉन रेसिडेंट है? यस सर। और अगर ये पर्सन नॉन रेसिडेंट है तो क्या इसके लिए, चाहे इसकी इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, क्या इसके लिए स्लैब 2,50,000 ही लगेगा? यस सर। तो अपन इसका टैक्स निकालते, देखो 6 लाख, ठीक, माइनस पहले 2,50,000 क्योंकि वो नील रहता है सर, बचा कितना? माइनस 2,50,000, ये आ जाएगा सर 3.5 लाख, ठीक। बचा नेक्स्ट 2,50,000, इसमें लगता है 5%, नेक्स्ट 2,50,000 में, तो बचा कितना? 1 लाख। सर इस 1 लाख में लगेगा 20%, तो ये आ जाएगा सर 12,500, ये आ जाएगा सर 20,000।
तो ये आ जाएगा सर 32,500 प्लस 4% एजुकेशन सेस, 32,500 प्लस 4%, ये आ रहा है सर मेरा ऐड करने के बाद 33,800। ये इसका टैक्स आ जाएगा नॉन रेसिडेंट का। देखो सर ये रहा 33,800। समझ आया? बहुत सिंपल, बहुत इजी। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। Alpha Limited is an Indian company. It carries its business in Delhi and London. Total control and management of the company is situated in London. देखो लंदन कंपनी का टोटल कंट्रोल और मैनेजमेंट। सर कंपनी के केस में हमें कंट्रोल और मैनेजमेंट से क्या मतलब होता है? सर ये पहली लाइन में दिया हुआ है, क्या ये एक इंडियन कंपनी है? यस सर। ये तो रेसिडेंट वाली कैटेगरी हो गई। मोर देन 85% ऑफ हिज बिजनेस इनकम इज फ्रॉम द बिजनेस इन इंग्लैंड। देखो सर वो आपको कितना कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोल रहा है इफ सो इट्स रेसिडेंशियल स्टेटस वुड बी रेसिडेंट। आंख बंद करके रेसिडेंट। सर क्यों? अरे सर इंडियन कंपनी है ना, हमें तो कंपनी के केस में देखना पड़ता है सर, या तो वो इंडियन कंपनी हो या तो उसका पोएम कहाँ हो, इंडिया हो। तो सर ये तो इंडियन कंपनी है तो हो गई ना रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। देखो अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट सिचुएटेड इन इंडिया। सर पोएम, क्या इसका पोएम इंडिया में है? यस सर। तो क्या ये रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाएगा? यस सर। आगे बढ़ते हैं। सतीश ब्रॉट इनटू इंडिया in the previous year passed untaxed income। सर passed untaxed foreign income जो होती है क्या वो टैक्सेबल होती है? नो सर, ये टैक्सेबल ही नहीं होती है। ना ही ये रेसिडेंट के हाथ में, ना ही नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में, चाहे नॉन रेसिडेंट के हाथ में। पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती, ध्यान रखना सर। आगे देखो 12th वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान देना सर। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आराम से ध्यान दो। मिस्टर राजीव born and brought up in India left for employment in Belgium on 15/10/2021। सर ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया। अगर आपको याद हो तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए अपन एक्सेप्शन पढ़ते थे 60 डेज का, जहां पर 60 डेज नहीं देखेंगे सर, 60 के बदले कितना देखते हैं? 182 डेज देखा जाएगा सर प्रीवियस ईयर में, प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। याद है ना, प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो सर ये एम्प्लॉयमेंट के लिए कब चले गया? 15/10/2021 को गया। तो सर डेज काउंट करना चालू करते हैं। सर अक्टूबर में हो गए 17 डेज। सर कैसे? अक्टूबर 31 का होता है तो 31 - 15 करोगे तो 16। और क्या 15 तारीख को जिस दिन इंडिया से गया, क्या वो दिन भी इंडिया में काउंट होता है? यस सर। ये बात हमेशा याद रखना, जिस दिन आप इंडिया से जाते हो, जिस दिन इंडिया आते हो, वो दोनों दिन इंडिया में काउंट होता है। तो 17 डेज हो गए अक्टूबर के, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फेब में 28 प्लस मार्च में 31। ये करना पड़ेगा सर, 17 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, ये आ रहा है सर 168। सर ये 168 डेज इंडिया से बाहर था, बोला ना सर, बेल्जियम गया हुआ था, तो -365 कर लो सर। ये आ रहा है 197 डेज। 197 डेज ये इंडिया में था। कहां था? इंडिया में। तो क्या ये बंदा रेसिडेंट हो जाएगा? यस सर। और इससे पहले ही इज नेवर गॉन आउट ऑफ इंडिया प्रीवियसली, तो क्या प्लस 365 डेज वाली कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। तो क्या ये बंदा रेसिडेंट हो गया? यस। आगे बढ़ते देखो मिस्टर राम जी एज 55 ईयर इज करता ऑफ एचयूएफ डूइंग टेक्सटाइल बिजनेस एट नागुर। Mr. Ramji is residing in Dubai for the past 10 years and visited India for 20 days every year for filing the income tax return of HUF. His two major sons take care of the day-to-day affairs of the business in India. The residential status of HUF पूछ रहा है। सर ये आपसे रेसिडेंशियल स्टेटस जो पूछ रहा है वो HUF का पूछ रहा है। तो सर देखो HUF डूइंग टेक्सटाइल बिजनेस एट नागुर, ठीक है, नागुर में बिजनेस कर रहे हैं लोग। सर नागपुर नहीं, नागुर है। तो नागुर सर इंडिया में नहीं है सर, इंडिया से बाहर है। तो सर ये दुबई में काम हो रहा है सर, दुबई में एचयूएफ ऑपरेट हो रही है। तो सर इस केस में अगर यहां पर उसके दो बेटे हैं जो डे टू डे अफेयर्स के लिए, कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है सर, डे टू डे अफेयर्स के लिए कंट्रोल और मैनेजमेंट तो इंडिया से बाहर है। तो क्या इस केस में एचयूएफ नॉन रेसिडेंट हो जाएगा? यस सर, इस केस में एचयूएफ नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। समझ आया? कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। ठीक है, आगे देखो
When a capital asset located in India is sold by a non-resident to another non-resident at a place outside India, the capital gain is taxable at the place of the location of the asset. और लोकेशन क्या है सर? इंडिया. तो क्या ये लोग टैक्सेबल हो जाएंगे? यस सर, कैपिटल गेन में फंस जाएंगे लोग. ठीक है, याद रखना सर. अगर इंडिया में एसेट है तो पैसा एक्रू कहाँ हुआ? इंडिया में. ठीक है, भले रिसीव आप कहीं पर भी करो, एक्रू इंडिया में हुआ ना पैसा, तो क्या टैक्सेबल हो जाएगा? यस सर. आगे बढ़ते देखो. Thomas Incorporation of Australia borrowed money from various companies in Australia for doing business in India. ये देखो भाई, बिजनेस इन इंडिया. तो ये जो इंटरेस्ट पे करेगा सर, क्या वो इंडिया से रिलेटेड कनेक्शन पे है? यस सर. बाय नेम ANS कंपनी लिमिटेड, मुंबई. Thomas Incorporation paid interest of 500 lakh converted to various lenders. The amount of interest paid. अब ये आपसे पूछ रहे सर कि क्या ये जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड है, क्या ये टैक्सेबल होगा? यस सर. हम पढ़ क्या है? इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. अगर ये बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया पाया गया तो चाहे बंदा रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, क्या इंडिया में एक्रू और टैक्सेबल माना जाएगा? यस सर. तो ये इंडिया में टैक्सेबल है. समझ आया? आगे बढ़ते हैं. मिस्टर आलोक चटर्जी born and brought up in India since 1972. Left for Singapore on 10/10/2021 for the purpose of employment. देखो his residential status would be, देखो याद है अपन एक क्वेश्चन किए थे जहां पर अपन ने 1510 से काउंट किया था. तो 1510 से काउंट किया था तो कितना आया था? 168. अब यहाँ पर 5 दिन और एक्स्ट्रा है, तो 5 दिन और एक्स्ट्रा है तो 168 प्लस 5 कर लो, ये हो जाएगा 173 डेज. ये 173 डेज आउटसाइड इंडिया था, तो सर 365 माइनस 173, ये हो जाएगा 192 डेज. क्या ये 192 डेज इंडिया में था? यस सर, इंडिया में था. अगर ये 192 डेज इंडिया में था, जिस बेसिकली इसको 182 डेज रहने की जरूरत थी, ये 192 डेज था और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए था. देखो उसके बाद प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर का कुछ बताया है. born and brought up in India since 1972. तो क्या ये पहले से इंडिया में ही रहता था? यस सर. तो प्रीसीडिंग 4 इयर्स में क्या ये 365 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा होगा? यस सर. तो क्या ये बंदा रेसिडेंट हो जाएगा? यस, ये बंदा रेसिडेंट हो जाएगा. आगे देखो. इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग ए नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, देखो सामने से बता रहे हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, द फॉलोइंग इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स. ये पूछ रहा है सर कौन सी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है? बिजनेस इनकम एक्रूविंग आउटसाइड इंडिया, प्रॉपर्टी इनकम एक्रूविंग आउटसाइड इंडिया, इनकम एक्रूविंग आउट, सर या आउटसाइड इंडिया है, दिमाग ही क्यों लगा रहे हो? ये भी तो आउटसाइड इंडिया है सर, दिमाग नहीं लगाना. इनकम एक्रूविंग आउटसाइड इंडिया इफ इट इज डाइवर्टेड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया. ओ भाई, अगर इंडिया से कंट्रोल हुआ, भले ही तेरा बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो, पैसा है इनका क्या बोलते हैं जो रिसीव हो रहा है वो भी आउटसाइड इंडिया हो, पर कंट्रोल कहां से हो रहा है? इन इंडिया से बिजनेस कंट्रोल हो रहा है, तो क्या टैक्सेबिलिटी आ जाएगी नॉट ऑर्डिनरी के केस में? यस सर, आ जाएगी. सर बहुत अच्छे से मैंने ये सब समरी बुक में प्रोवाइड किया है, आप उससे भी देख सकते हो. इंटरेस्ट इनकम एक्रूविंग आउटसाइड इंडिया, सर आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल नहीं होता है. आगे देखो. मिस्टर अजय फॉर एज 40 years रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्न एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 1 lakh फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन श्रीलंका. ए भाई, इंडिया में एग्रीकल्चर करता तो एग्जेम्प्ट हो जाता, इंडिया से बाहर एग्रीकल्चर कर रहा है, क्या टैक्सेबल हो जाएगा? यस सर. हिज टोटल इनकम इन इंडिया अमाउंटेड टू ₹7 lakh. आपसे टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है सर. अब देखो एग्रीकल्चर इनकम कहां पर कमा रहा है सर? श्रीलंका में. क्या ये टैक्सेबल है? यस सर. तो इसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी सर? 8 लाख. ठीक, माइनस 2,50,000, तो ये आ जाएगा सर 8 लाख माइनस 2,50,000, ये आ जाएगा सर 5,50,000 माइनस 2,50,000 का 5%, ये आ जाएगा 12,500, ये आ गया 3 लाख. ठीक है, और अगले 3 लाख पे, हाँ ठीक, नेक्स्ट 3 लाख, क्योंकि अपन पढ़ गए ना सर, फर्स्ट 2,50,000 में नील है, अगले 2,50,000 में 5% है, अगले 5 लाख में कितना परसेंट है सर? 20%. तो ये आ जाएगा 60,000, तो ये टोटल हो जाएगा 72,500 प्लस 4% एजुकेशन सेस भी है सर, तो 72,500 प्लस 4%, ये आ जाएगा सर 75,400. देखो सर 75,400. समझ आया? बहुत सिंपल. आगे बढ़ते. John is a foreign citizen born in USA. His father was born in Delhi in 1961 and his grandfather was born in Lahore. अरे बाप रे, बेटा यूएस, पापा जी इंडिया में,
और ग्रैंडफादर जो थे इसके दादाजी लाहौर मतलब पाकिस्तान चले गए सर, बट हिज मदर वॉज बोर्न इन यूके। लो भाई ये एक और नई कंट्री। जॉन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, देखो भाई फर्स्ट टाइम आया इंडिया में ऑन 1 जून 2021 एंड ही स्टेड इन इंडिया फॉर 183 days एंड देन लेफ्ट फॉर द यूएसए। हिज रेसिडेंशियल स्टेटस वुड बी, देखो भाई अब ये बंदा क्या इंडिया में 183 डेज आया, तो क्या ये 182 डेज से ज्यादा आया इंडिया में? यस सर, ये इंडिया में 182 डेज से ज्यादा आया। तो क्या ये बंदा रेसिडेंट हो जाएगा? यस सर, रेसिडेंट तो हो जाएगा, रेसिडेंट की कैटेगरी में आ गया। प्लस नॉट ऑर्डिनरी की कंडीशन क्या थी सर? पिछले 10 में से 9 साल क्या ये नॉन रेसिडेंट था? यस सर, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम आया। या फिर पिछले प्रीवियस ईयर को छोड़ के पहले के 7 में से 729 डेज या कम इंडिया में था? यस सर, ये तो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है सर 2021 में। तो सर क्या ये रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा? यस सर, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, द फॉलोइंग इनकम ऑफ मिस नार्गिस हु इज नॉन रेसिडेंट शैल बी इंक्लूडेड इन अ टोटल इनकम। बताओ भाई टोटल इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा? सैलरी फॉर 2 months रिसीव्ड इन दिल्ली, क्या ये टैक्सेबल है? यस सर। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन मुंबई, क्या ये टैक्सेबल है? यस सर। एग्रीकल्चर इनकम इन बांग्लादेश एंड इन्वेस्टेड इन शेयर्स इन बांग्लादेश, नो सर, ये क्यों इंडिया में टैक्सेबल होगा? बांग्लादेश से बांग्लादेश की कहानी चल रही है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। अमाउंट बॉट इनटू इंडिया आउट ऑफ पास्ट नॉन टैक्स प्रॉफिट अर्न इन यूएसए, सर ये भी नहीं। पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम क्या टैक्सेबल होती है इंडिया में? नो सर, ये किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। तो टैक्सेबल सिर्फ कौन से 2 पॉइंट है, फर्स्ट और सेकंड? तो देखो सर ऑप्शन बी हो गया। समझ आया सर? मैं ये आप ही के लिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट की प्रैक्टिस रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा सर। प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, बहुत हेल्प होती है सर स्टूडेंट की। द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज सब्जेक्टेड टू टैक्स अंडर द एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। However, the residential status of an SSC dash every year. ये बोल रहे क्या रेसिडेंशियल स्टेटस विल नॉट चेंज एवरी ईयर? विल सर्टनली चेंज और मे चेंज और नन ऑफ दिस। सर मे चेंज, हो सकता है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो। अब कोई आदमी इंडिया से बाहर जाता ही नहीं है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज क्यों होगा? बट माइट बी पॉसिबल, चेंज हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार चेंज हो गई, माइट बी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगला देखो। Which of the following criteria determine the place of effective management POA in order to treat a foreign company as a resident in India during the previous year as per the guidelines issued by the CBDT and the provisions contained under the Income Tax Act 1961? देखो सर, जनरल मीटिंग हेल्ड इन इंडिया, ऐसा कोई पॉइंट नहीं पड़े सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन इंडिया, नो सर, ऐसा पॉइंट नहीं पड़े सर। अगला देखो, बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन इंडिया, यस सर, हम ये जरूर पढ़े कि सर 50% से ज्यादा बोर्ड मीटिंग अगर इंडिया में हो रही है तो क्या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में माना जाएगा? यस सर, और फिर उसके बेसिस में वो इंडियन कंपनी मानी जाती है और टैक्सेबिलिटी आ जाती है। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया आउट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी रेंटल इनकम इन फॉरेन कंट्री, क्या ये टैक्सेबल होगी? नहीं सर, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए आप देख रहे हो तो इनकम एक्रू, डीम टू एक्रू, रिसीव, डीम टू रिसीव इन इंडिया होना चाहिए, या तो फिर बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया होगा तभी नॉट ऑर्डिनरी के हाथ में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज कोई केस में टैक्सेबल नहीं होगा। रेंटल इनकम, एनी अदर इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। देखो, इंटरेस्ट इनकम इन फॉरेन कंट्री, ये भी टैक्सेबल नहीं है सर। इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, क्या ये टैक्सेबल है? यस सर, बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, ये टैक्सेबल है। आगे देखो, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड इन फॉरेन कंट्रीज टैक्सेबल इन केस ऑफ, सर एग्रीकल्चर इनकम है और अगर फॉरेन कंट्री से तो ये सिर्फ किसके हाथ में टैक्सेबल है सर? रेसिडेंट के हाथ में। नॉन रेसिडेंट तो बोलेगा पागल है के बे, मैं दुबई में रहता हूँ, अगर मैं अमेरिका में जाके क्या बोलते खेती कर रहा हूँ तो तेरे बाप का क्या डर है? सर टैक्सेबल नहीं होगा। और दूसरी बात, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेगा भाई मैं तो आधा बाहर का हूँ ना, मेरी तो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड इनकम टैक्सेबल करेगा, जो क्या बोलते हैं आउटसाइड एक्रू हुई है, आउटसाइड रिसीव हो रही है, उसके अलावा कोई भी इनकम होगी आउटसाइड एक्रू और आउटसाइड रिसीव भी हो रही है तो तू उसको इंडिया में टैक्सेबल नहीं कर सकता, मतलब आईएचपी वाली टैक्सेबल नहीं कर सकता। ठीक है, बिजनेस के अलावा। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन हिज हैंड, नॉन रेसिडेंट के हाथ में क्या टैक्सेबल नहीं है ये आपसे पूछ रहा सर। देखो क्या क्या है, इनकम रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट टैक्सेबल, सर ये तो टैक्सेबल है सर। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, ये भी टैक्सेबल है सर।
interest received from a person resident in India on a money borrowed and used outside India for carrying on the business. क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? देखो सर, वापस पढ़ते हैं. Interest received from a person resident in India on a money borrowed and used outside India for carrying a business. आउटसाइड इंडिया सर, क्या ये टैक्सेबल होता है? नहीं सर, ये नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता. अगर नॉट ऑर्डिनरी होता तो ये टैक्सेबल हो जाता. समझ आया? देखो आगे क्या दिया हुआ है. रॉयल्टी आ गया. हाँ, रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द पेटेंट राइट यूज इन इंडिया. सर ये तो टैक्सेबल है, आंख बंद करके टैक्सेबल. समझ आ रहा है? आगे देखो. अ पर्सन इज डीम्ड टू बी एन इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन, देखो भाई, बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया. ये तो थोड़ा सा थियोरेटिकल टाइप का कुछ क्वेश्चन था. ये बेसिकली एक स्टूडेंट माइट बी पॉसिबल अगर ध्यान ना दे तो कंफ्यूज हो सकता है. अनडिवाइडेड इंडिया. आगे देखो. CBDT Circular 8 2017 dated 23 Feb 2017 has clarified that the place of active management shall not apply to a company whose turnover or gross receipt in the financial year does not exceed 50 crore. सर 50 करोड़ से अगर ज्यादा एक्सीड नहीं करता तो उस कंपनी के ऊपर पोएम अप्लाई नहीं होगा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए. ध्यान रखना सर. आगे बढ़ते हैं. Rajendra, a non-resident Indian in the previous year 21-22 was in a receipt of a rent of house property located in Dubai. देखो सर, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, ठीक है. हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड एट दुबई, 27,50,000. The amount of rent was transferred and credited in the bank account of Rajendra maintained in SBI Vadodara by the tenant quarterly. भाई इंडिया में ये पैसा रिसीव कर रहे हैं सर. देखो, द एनुअल letting value of the house located in Dubai subject to the tax under the income from house property is in the assessment year is. सर देखो बहुत सिंपल है. क्या 27,50,000 क्या टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में? यस सर, क्योंकि इंडिया में पैसा रिसीव हो रहा है. क्या आपको इसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी? यस सर मिलेगी. तो 27,50,000 का 30% माइनस करने के बाद आ रहा है सर, ये आ रहा है 19,25,000. क्या ये IHP के अंडर टैक्सेबल है? यस सर, यही टैक्सेबल है. ये देखो, समझ आया? आगे बढ़ते. देखो, Shane Warne, an Australian cricketer coming to India regularly for playing playing different league matches since April 2014 and was staying in India for each of the financial year for 100 days. हर साल ये कितने दिन रहता है इंडिया में? 100 days. His residential status for the previous year पूछ रहा है सर. अब ये अगर हर साल 100 दिन रह रहा है तो देखो 182 डेज वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होती, पर क्या 60 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी प्रीवियस ईयर में? यस सर. प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, क्या ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी? यस सर. 60 डेज वाली तो हो ही गई. प्लस उसके पहले के प्रीवियस ईयर के 4 साल में क्या ये 365 डेज से ज्यादा रह गया इंडिया में? यस सर. हर साल 100 दिन है तो क्या 400 दिन नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे. तो क्या ये बंदा रेसिडेंट तो कहलाएगा? यस सर, ये बंदा रेसिडेंट तो कहलाएगा. ये बंदा क्या कहलाएगा? रेसिडेंट तो कहलाएगा. अब बात आती है सर, रेसिडेंट तो हो गया, ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है? अब पहले ये चेक करो, क्या ये 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट रहा, या फिर पिछले 7 ईयर्स प्रीवियस ईयर को छोड़ के 7 ईयर्स में से 729 डेज या कम इंडिया में रहा? यस सर, ये 7 साल में से सिर्फ 700 डेज इंडिया में रहा, क्योंकि हर साल 100 दिन आता था, तो 729 से कम हो गया. तो सर क्या ये बंदा रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा? यस सर. आगे देखते हैं. देखो, अ कंपनी शैल बी सेट टू बी एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कब माना जाएगा? इफ द पैसिव इनकम इज नॉट और मतलब डैश ऑफ इट्स टोटल इनकम एंड, देखो सर, ठीक, ऑफ सॉरी ठीक, डैश ऑफ इट्स टोटल इनकम एंड डैश ऑफ इट्स टोटल एसेट आर सिचुएटेड इन इंडिया. देखो सर, इफ द पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% of the total income and less than 50% of the total asset is situated in India. याद है ना, 50% से ज्यादा हो जाता है तो पोएम इंडिया में हो जाता है, फिर तो वो इंडियन कंपनी हो गई. सर आपसे ये पूछना ना सर, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कब माना जाएगा, तो आउटसाइड के लिए आपको बताना है. ये कंफ्यूज करने वाला तरीका है सर, है इजी, बट स्टूडेंट को कंफ्यूज करने का तरीका है. आगे देखो,
income not actually received by the SSC during the relevant assessment year are also included in the total income as income deemed to have been received. Find which out of the following are the income deemed to have been received as the Income Tax Act 1961 during the financial year. देखो सर, amount of unrecorded investment, all sum deducted by way of tax, any dividend declared by the company, transfer balance in the recognized provident fund. क्या ये चारों चीजें देखो सर not actually received by the SSC during the relevant assessment year are also included in the total income. भले ही रिसीव नहीं हुई है पर तो भी क्या है टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी, डीम टू बी रिसीव मानी जाएगी. यस सर. तो ये क्या चारों केसेस में डीम टू बी रिसीव की बात मानी जाती है? यस सर. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. समझ आया? बैठा दिमाग में? ये 31 था. देखते हैं अगला क्वेश्चन. देखो देखो 32 क्या बोलता है? जेवियर a resident and an ordinary resident has their income computed under the act salary 1,20,000, agriculture of 25,000 in Indonesia. अरे भाई इंडिया में एग्रीकल्चर करता तो एग्जाम भी हो जाता. अब तू जाके इंडोनेशिया में किया है, गया बेटा तो टैक्सेबल है. ठीक है. बीइंग इन्वेस्टेड देयर एंड इनकम ऑफ अ बिजनेस इन बुर्मा कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. देखो भाई कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये तो वैसे भी रेसिडेंट है सर. रेसिडेंट आदमी इंडिया के बाहर जाके बिजनेस करेगा ना तो सरकार छोड़ने वाली नहीं है सर. 20,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. He has bought into India 45,000 in January 2022 out of the past untaxed foreign income. क्या ये टैक्सेबल होगी? नहीं सर. तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होने वाली है? देखो सर इसकी होगी 1,20,000 प्लस 25,000 इंडिया से बाहर एग्रीकल्चर किया प्लस 20,000 जो बिजनेस इनकम बाहर कमा लिया. सर 45 तो आएगा नहीं तो ये कितना आ गया भाई? 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 ये आ जाएगा सर 1,65,000. देखो सर तो इसकी आपको टोटल इनकम फॉर टैक्स पर्पस निकालने बोला है तो 1,65,000. समझ आया? ये अपन ने रेसिडेंशियल स्टेटस का कंप्लीट किया. अब इसके बाद आगे के चैप्टर्स भी कवर अप करेंगे सर. प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि कोई भी आपकी वीडियो मिस ना हो, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को कवर अप करो. और इसे याद रखना फ्रेंड्स तक शेयर करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. चलो थैंक यू फ्रेंड्स.